हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सॉल्व क्वेश्चन पेपर का वीडियो। और जैसा कि आप लोगों की काफ़ी पहले से डिमांड थी कि मैम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दीजिए, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का सॉल्व करवाया। तो बच्चों आप लोगों को डिमांड को ही ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो बनाया है। और कॉन्ट्रैक्ट के वीडियो में आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत हेल्प हुई आप लोगों की। लेकिन बस एक दिक्कत हो गई उसमें कि इंग्लिश में कुछ हमने क्वेश्चन नहीं करवाए, तो वो प्रॉब्लम आज इसमें सॉल्व हो जाएगी। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने इंग्लिश में लिए हैं और कुछ क्वेश्चन हमने हिंदी में लिए हैं, जिससे कि दोनों ही स्टूडेंट को लॉस ना हो। ठीक है। और ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है ये एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। और बीएलएलबी वाले आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल सेम सब्जेक्ट है आपका, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेम आता है। ठीक है। तो अगर आप उस पेपर को देखना चाहते हो तो उस पेपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप उस पेपर को देख सकते हो कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन आए थे और इसमें किस तरह से आंसर लिखा गया है। ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर को मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, यानी इतने इंपॉर्टेंट है कि वो लगभग हर एक बार एग्जाम में आते हैं। वो शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं, लॉन्ग में नहीं पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होने वाली है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो बनाया था उसमें शायद इसके कुछ क्वेश्चन है जो उसमें नहीं है। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। पहला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन ही। ये जो क्वेश्चन था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है ये क्या है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारतीय संविधान में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को ये पावर दी गई है कि ये लॉ को बना सकती हैं। ठीक है। लेकिन संविधान में संशोधन करने की पावर केवल और केवल संसद के पास ही है, यानी संविधान में संशोधन केवल और केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है। लेकिन ये जो संविधान में संशोधन करने की पार्लियामेंट की जो पावर है पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, पूर्ण नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि ऐसा कोई भी संशोधन या ऐसा कोई भी कानून जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो उसको वॉइड घोषित कर सकती है, उसको अमान्य ठहरा सकती है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। और यहीं से आपका बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत निकल के आता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कई डिसीजन में, मतलब कई केसेस में डिसीजन दिया जाता है कि जो पार्लियामेंट है इसको संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, पावर है, लेकिन जो भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। अब बात करें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई, क्योंकि संविधान में कहीं भी ये बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान में कई चीज़ों के बारे में बात करी गई है, जैसे लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। भारतीय संविधान का लोकतंत्रात्मक जो स्वरूप है, भारत का जो लोकतंत्रात्मक स्वरूप है, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि संविधान में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे लोगों को जो न्याय और स्वतंत्रता समानता की जो बात करी गई है, अगर पार्लियामेंट संशोधन करके इसको हटा देगी तो देखा जाए तो पूरा संविधान का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। यानी संविधान का निर्माण ही जिस चीज़ के लिए किया गया था, अगर संसद इनमें संशोधन करके इसको हटा देती है, नष्ट कर देती है, तो पूरा संविधान ही समाप्त हो जाएगा। तो इसी वजह से एक केशवानंद भारती का केस था, इसमें यह कहा गया था कि जो संसद है तो संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। और बेसिक स्ट्रक्चर में एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी इस आधारभूत ढांचे को हटाया नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता है। और इसमें जजमेंट में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को शॉर्ट लिस्टेड किया गया, जैसे कि कुछ चीज़ें बताई गई कि भाई ये चीज़ें हैं जो कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आती है, क्योंकि पूरे संविधान में तो कहीं लिखा नहीं है कि ये चीज़ें आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ये है। तो इस केस में बताया गया कि जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, और यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत का एकता और संप्रभुता। नेक्स्ट आपका डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का लोकतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक स्वरूप जो हो गया। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संघात्मक चरित्र। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का समाजवादी पंथनिरपेक्ष कैरेक्टर। सेपरेशन ऑफ द पावर, जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को सबको अलग अलग पावर दी गई है कि भाई आपको कानून बनाना है, आपको कानून लागू करवाना है और आपको कानून की व्याख्या करनी है। तो इस तरह से अलग अलग पावर दी गई है। तो इसी को बोला जाता है सेपरेशन ऑफ द पावर, यानी शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। इसको भी संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, ये अमेंडमेंट करके इसको हटा नहीं सकती, इसको नष्ट नहीं कर सकती है। इंडिविजुअल फ्रीडम, जो लोगों को जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, जो अधिकार दिए गए हैं, इनको भी संशोधन करके हटाया नहीं जा सकता। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के
अंतर्गत आती हैं। कई और भी केस हुए जिसमें अलग अलग जजमेंट में और भी कई चीज़ें हैं जो बताई गई कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी के केस में बताया गया कि जो रूल ऑफ लॉ है यानी विधि का शासन और न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की यानी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, तो इसको भी संशोधन करके हटाया नहीं जा सकता, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो स्वतंत्र निर्वाचन है, ठीक है, जो भी इलेक्शन होते हैं फेयर इलेक्शन, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं और पार्लियामेंट इनमें संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में समझा दिया, लेकिन बाकी क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी देखते चलेंगे। ठीक है, आप लोग PDF डाउनलोड जब कर लेना तो वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ना, डिटेल में समझना। कोई दिक्कत अगर हो तब भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता दिया करो, तो इसके आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, कमेंट में आप लोग जरूर बताना। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक बिल्कुल किया करो, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगती है, तो आप लोग जब लाइक नहीं करते तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है, उतना अच्छा नहीं लगता है। जब आप लोगों के लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है कि अच्छा चलो जो मेहनत की है उसका कुछ बहुत रिजल्ट मिल रहा है, मुझे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है उससे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। ठीक है, यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कानून हो, कोई भी अधिनियम हो, भारतीय संविधान ही नहीं कोई भी कानून हो, उसके स्टार्टिंग में कुछ वाक्य लिखे होते हैं, एक बहुत ही संक्षिप्त एक स्टेटमेंट लिखा होता है, उसी को भारतीय संविधान, उसी को प्रस्तावना बोली जाती है। जैसे कि भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना लिखी है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण, ठीक है, इस तरह से काफ़ी कुछ लिखा है प्रस्तावना, काफ़ी लंबी प्रस्तावना है, उसको मैं डिटेल में यहाँ पे पढ़ के नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि प्रस्तावना होती है तो प्रस्तावना से हमें क्या मालूम चलता है कि इस संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में लोगों को स्वतंत्रता की बात करी गई, लोगों के न्याय की बात करी गई है। ठीक है, अवसर की समानता की बात करी गई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि पूरे संविधान में अच्छा किस चीज़ के बारे में बात करी गई होती। ठीक है, तो जो आपका प्रस्तावना है ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है किसी भी अधिनियम के स्टार्टिंग में लिखा हुआ, जो कि उस अधिनियम का उद्देश्य बताता है। ठीक है, और अगर बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो एक मुख्य न्यायमूर्ति जो सुब्बा राव थे, उन्होंने इससे जुड़ा एक डेफिनेशन भी दिया है। तो इसमें मैंने नहीं लिखा है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप लोग अपने आंसर में लिख सकते हो कि वो डेफिनेशन ये थी: उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। यानी जो उद्देशिका होती है ये अधिनियम के उद्देश्यों और उसकी नीतियों को समझाने में सहायक होती है। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें, आपका जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, इस संशोधन के द्वारा दो शब्द और जोड़े गए, एक है सोशलिस्ट और दूसरा है सेकुलर, यानी पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द हैं इनको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और आपका ये जो पहला केस था बेरूबरी का केस है, इस केस में ये कहा गया, एक डेफिनेशन दी गई कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, यानी जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उद्देशिका जो है, तो ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को ओपन करने की, खोलने की एक कुंजी है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, अंग नहीं है, और इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है, लागू नहीं करवाया जा सकता है, ये कहा गया बेरूबरी के केस में। इसके बाद जो दूसरा केस आया, केशवानंद भारती का केस। ठीक है, ये केशवानंद भारती का केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग बहुत सारे इस केस में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिए गए हैं इंपॉर्टेंट। तो जो ये केस आया तो इसमें 13 जजों की एक बेंच बैठी इस पिटीशन को सुनने के लिए, और इस केस में ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। ठीक है, और एक पार्ट होने के रूप में आर्टिकल जो 368 है, जिसमें संविधान संशोधन की शक्ति की बात करी गई है, प्रक्रिया की बात करी गई है, तो इस आर्टिकल में ये कहा गया, इस केस में ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट है इस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, प्रियम्बल में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसे कि उद्देशिका में जो न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अवसर की समानता की जो बात करी गई है, इनको संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, और बाकी संशोधन कर सकती है कुछ पार्ट में। जैसा कि अभी 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कि 2 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक है,
तो ये कुछ था आपका प्रस्तावना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ कुछ और सिद्धांत हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि छद्म विधान का सिद्धांत हो गया, सारतत्व का सिद्धांत हो गया, और इसके साथ और भी सारे सिद्धांत हैं। अगर आप इन सिद्धांत को पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने जब इंटरप्रिटेशन का करवाया था तो उसमें इंटरप्रिटेशन में भी ये कुछ सिद्धांत थे, मैंने उसमें सारे सिद्धांत कवर कराए थे बहुत डिटेल में अच्छे से, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना, ठीक है। इसी वजह से मैंने जो छद्म विधान का सिद्धांत था उसको मैंने इसमें सॉल्व नहीं किया, उसको यहाँ से मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि वीडियो से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये सिद्धांत, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245(1) में ये कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल, ठीक है, कोई भी स्टेट हो उसका जो विधानमंडल होता है वो उस संपूर्ण राज्य के लिए विधि बना सकता है और उसके किसी भाग के लिए भी विधि बना सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये इसका जो अपवाद है वो ये है कि अगर कोई राज्य किसी भी क्षेत्र के लिए विधि बनाता है, ठीक है, तो वैसे तो वो उसी क्षेत्र में लागू होगा जिस क्षेत्र के लिए विधि बनाया गया कानून, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर वो कानून उस राज्य के बाहर भी लागू हो जाता है, ठीक है। अगर उस राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसमें और उस राज्य के बीच में अगर कोई संबंध हो तो उस टाइम पे वो कानून उस राज्य के बाहर भी लागू हो जाएगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड और इसी को क्षेत्रीय विधान का सिद्धांत कहा जाता है। अगर एक बार फिर से डिटेल में बता दें कि जो क्षेत्रीय विधान का सिद्धांत है इसमें ये कहा गया, आर्टिकल 245 में कहा गया कि कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य का विधानमंडल अपने राज्य के संपूर्ण भाग के लिए विधि बना सकता है तथा उसके एक भाग के लिए भी विधि बना सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य की विधायी शक्ति है इसका विस्तार उस राज्य तक सीमित है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है कि उस राज्य के द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य के क्षेत्र के बाहर भी लागू हो सकता है अगर राज्य और उस विषय वस्तु में कोई संबंध हो जिसके ऊपर वो कानून बनाया गया है, ठीक है। और इसी को क्षेत्रीय विधान का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड एक केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम RMDC का केस है। इस केस में ये कहा गया कि समाचार पत्र पर जो कर लगाने के लिए जो उचित क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत जो है विद्यमान है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कभी कभी लॉन्ग में भी राष्ट्रपति का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें कभी कभी ये भी आ जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, ठीक है। इस तरह से राष्ट्रपति से रिलेटेड आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे भी बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें कि मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करा दूँ, क्योंकि जो राष्ट्रपति से रिलेटेड आ जाएगा कि राष्ट्रपति को शक्तियाँ क्या क्या दी गई हैं या राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएँ क्या क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें केवल देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां क्या होती हैं। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, यानी सीधे जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए मंत्री होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे कि अगर बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका डायरेक्ट चुनाव होता है जनता के द्वारा, जैसा कि अभी हाल ही में हुआ था, ठीक है। और जो भारतीय संविधान है यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था को अपनाई गई है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अनुच्छेद 75 में ये भी कहा गया है कि ये जो समस्त जो शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कर सकता है, ठीक है, ये ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वास्तविक जो शक्ति है ये मंत्रिपरिषद के पास है, राष्ट्रपति उसको सिर्फ एक नाम मात्र का ही एक मुखिया कह सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, ना कि प्रत्यक्ष ढंग से होता है। जैसे प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे समस्त जो शक्ति है, ठीक है, जो भी शक्ति है सरकार की वो प्रधानमंत्री के पास होती है। जबकि अमेरिका में क्या होता है, जो समस्त शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मंत्री होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पे जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इसको एक गढ़ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और वो गढ़ क्या है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन के सदस्य, यानी जो संसद होता है लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं इनके द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का। और दूसरा क्या है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के सदस्य, यानी जो राज्यों के जो भी विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, उसमें जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जनता के द्वारा जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा, और दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो भी सदस्य जितने होते हैं इनके द्वारा
राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष ढंग से चुनाव किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ सलाह का जो विधि होती है, गूढ़ सलाह का विधि के द्वारा ऐसा निर्वाचन जो होगा। और ये कहा गया है अनुच्छेद 55 में। ठीक है, अनुच्छेद 55 याद रखना, ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, एक एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ठीक है, और ऐसा जो मतदान होता है ये गूढ़ सलाका के द्वारा होता है, ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 55 में। ठीक है, अब ये गूढ़ सलाका विधि क्या है ये थोड़ा डिटेल है, जब हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें बता देंगे, क्योंकि काफ़ी डिटेल में ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात आज तक का मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे ये मुझे लॉन्ग में कभी नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है ही नहीं लॉन्ग में लिखने के लिए, तो ये अक्सर शॉर्ट में ही पूछा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यही है कि वित्तीय आपात क्या है। तो वित्तीय आपात को अगर बात करें तो भारतीय संविधान में जो 3 प्रकार के आपातकाल की बात करी गई है, एक है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और तीसरा जो आपका है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो इस तरह से अनुच्छेद 352, 356 और 360 में इन तीनों को बताया गया है। तो अगर बात करें जो वित्तीय आपातकाल है तो ये आज तक कभी भी ये 360 जो है वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया। ठीक है, और वित्तीय आपात की जो शक्ति है ये राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, और अब बात करें कि वित्तीय आपात लगाया कब जाता है, तो राष्ट्रपति को यदि यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं जिससे कि भारत या उसके किसी भी भाग में वित्तीय स्वामित्व संकट में है। ठीक है, तो वह घोषणा के द्वारा उस बात की घोषणा कर सकता है। और ये जो वित्तीय आपात है इसमें होता क्या है कि जितने भी लोक सेवक अधिकारी या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं इन सभी के वेतन में कटौती कर दी जाती है। ठीक है, वित्तीय आपात के द्वारा। और उसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति की जो ये संस्तुति है न्यायिक समीक्षा के परे नहीं होगी। यानी जो राष्ट्रपति को समाधान होता है कि भाई अब ये कंडीशन आ गई है कि वित्तीय आपात लगाना पड़ेगा, तो ये जो इनकी संस्तुति है, ठीक है, तो ये जो इनका डिसीजन है कह सकते हो कि ये एक न्यायिक समीक्षा के परे नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि एक गलत तरीके से यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है, जो वित्तीय आपात है गलत तरीके से लगाया गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है तो उसे शून्य भी घोषित कर सकती है। ठीक है, तो अब इसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रेसिडेंशियल रूल, यानी राष्ट्रपति शासन क्या है। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं क्या है ये। तो राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंशियल रूल, अब ये होता क्या है इसको थोड़ा सा समझ लें। जब भी किसी भी राज्य में ऐसी कंडीशन, यानी राज्य का जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी संविधान में भाई जिस तरह से बताया गया है कि राज्य का शासन जो है इस तरीके से चलाया जाना चाहिए, अगर उस तरह से नहीं चलाया जाता है और गवर्नर के द्वारा अगर ये रिपोर्ट दी जाती है कि इस राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो चुका है, सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है, तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति वहाँ की सरकार की पावर जो है पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेती है और वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लग जाता है, पूरी तरह से वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा शासन किया जाता है। या फिर अगर कभी कभी ऐसी भी कंडीशन होती है जहाँ पर गवर्नर के द्वारा रिपोर्ट नहीं दी जाती है प्रेसिडेंट को, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट खुद ही जांच करता है, खुद ही अगर राष्ट्रपति को या ऐसा एहसास हो जाता है उसको या समाधान हो जाता है कि जो राज्य की सरकार है पूरी तरह से फेल हो गई है, तो जो प्रेसिडेंट है वो राज्य की पूरी पावर जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। तो अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री शासन करता है उस राज्य में। ठीक है, यानी क्योंकि ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति की पावर है, जो राष्ट्रपति की शक्ति है, तो वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। तो यहाँ पर अगर राष्ट्रपति को शासन भी लगाना होगा तो वो मंत्रिपरिषद से ही सलाह लेगा। ठीक है, तो अब पूरा जो मेन कॉन्सेप्ट है राष्ट्रपति शासन का, तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि जो राष्ट्रपति शासन है वो तब लगाया जाता है जब गवर्नर के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है या फिर राष्ट्रपति को खुद ही ऐसा समाधान हो जाता है, ऐसा अनुमान हो जाता है कि इस राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो पूरी तरह से विफल हो गया है या उस सरकार पूरी तरह से वो फेल हो गई है, तब राष्ट्रपति उस सरकार का पूरा पावर जो है वो अपने हाथ में ले लेती है और वहाँ पर राष्ट्रपति ही अगर कोई कानून बनाना होता है तो राष्ट्रपति ही कानून बनाएगा, कुछ भी अगर आदेश देना होगा, कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो वो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, गवर्नर के माध्यम से, और इसी को बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसा कि अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ था,
कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, कि ये बोला गया था कि जो यहाँ की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार है, ये जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं केंद्र में, उसके अनुसार जो भी नीतियाँ हैं उनके अनुसार नहीं सरकार चला पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ था, काफ़ी जगह ऐसा होता है। ये खास करके उन जगहों में ज़्यादा होता है जहाँ पर केंद्र में जो सरकार है और उसके अपोजिट अगर राज्य में कोई विपक्ष की कोई सरकार, तो ये चीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो बात एक अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का एक प्रमुख आधार होता है। जैसा कि अनुच्छेद 75 में कहा गया, अनुच्छेद 75(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इसका अर्थ ये होता है कि मंत्रीगण अपने कार्यों के लिए एक टीम के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रीगण एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और मंत्रिमंडल के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं तो उनके सदस्य संयुक्त रूप से सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। और उस मंत्रिमंडल की बैठक में जितने भी मंत्री होते हैं उनके पहले आपस में चाहे कितना भी मतभेद हो, लेकिन अगर कोई भी मंत्रीगण के द्वारा यानी सभी मंत्रियों के द्वारा अगर कोई एक निर्णय ले लिया जाता है तो फिर सभी मंत्री उसका समर्थन करते हैं। अगर उनको समर्थन नहीं करना है तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, और मंत्रीगण का तात्पर्य ये है कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के साथ जो उनके अन्य मंत्री हैं, जब किसी भी मामले में कोई डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन हो, अगर उसमें कोई डिसीजन लेते हो तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी मंत्री थे सभी लोगों ने उसका समर्थन किया है। ठीक है, अगर बाद में फिर कोई भी मंत्री ये नहीं कह सकता है कि नहीं हमने इस डिसीजन का समर्थन नहीं किया था, ठीक है, वो तो हमने किसी दूसरे के कहने पे किया था, तो फिर अगर ये कहना है उसको तो फिर वो इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, यानी एक मंत्री के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो उस निर्णय को समर्थन करे जो प्रधानमंत्री के द्वारा, जो मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया है, और या फिर वो इस्तीफा दे दे। ठीक है, यहाँ पर एक सैलिसबरी की डेफिनेशन भी है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संसद के सदस्यों की योग्यताएं, यानी जो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, आर्टिकल जो आपका है 84, आर्टिकल 84 के अनुसार संसद के सदस्यों के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं रखनी आवश्यक है। कौन कौन सी योग्यताएं हैं देख लेते हैं। पहला जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। और नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ ले लिया हो। ठीक है, और नेक्स्ट है कि वह ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो इस संबंध में संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा विहित की जाएं। उदाहरण के लिए कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि विधायी प्रक्रिया क्या है, यानी कोई भी कानून होता है, कोई भी लॉ होता है, उसको बनाने के लिए क्या प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम समझ लेते हैं कि क्या है। संसद के सबसे प्रमुख जो कार्य होता है वो देश के लिए कानून बनाना होता है। ठीक है, ये संसद का काम होता है। ठीक है, और ये विधायिका जो राज्य की विधायिका होती है वहाँ भी सेम प्रोसेस होता है, जैसा कि संसद में होता है वैसा राज्यों में भी होता है। संसद में जैसा कि पहले होता है एक लोकसभा, फिर होता है उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद होता है राष्ट्रपति। कोई भी कानून बनाना होता है तो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में उसकी हियरिंग कुछ दिन तक उसको रीड किया जाता है उस बिल को, फिर उसके बाद पास करके उसमें काफ़ी विचार विमर्श होता है, उसके बाद पास करके राज्यसभा में पहुंचा दिया जाता है। फिर राज्यसभा में काफ़ी दिन उसमें विचार विमर्श होता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कानून बिल्कुल ठीक बना हुआ है, ठीक है, यानी जो भी कानून बनाया जा रहा है बिल्कुल सही है, तो फिर राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर कर देता है। और जिस दिन से राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर कर देता है उसी दिन से वो कानून बन जाता है, उसी दिन से वो कानून पारित मान लिया जाता है। ठीक है, अगर बात करें राज्यों में, तो राज्यों में सेम ऐसा सिस्टम होता है। राज्यों में क्या होता है कि राज्यों में जिस तरह से होता है, राज्य की जो विधानमंडल होता है उसमें सबसे नीचे पहले होता है विधानसभा, उसके बाद होता है विधान परिषद, फिर होता है राज्यपाल। तो कोई भी कानून बनाना होता है तो पहले जाता है विधानसभा में, ठीक है, और उसके बाद विधानसभा में विचार विमर्श होने के बाद फिर जाता है विधान परिषद में, विधान परिषद के बाद जाता है राज्यपाल के पास, और राज्यपाल जैसे ही उसमें हस्ताक्षर कर देता है वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद जो 107 है इसमें कहा गया था
कि साधारण विधेयक जो होता है, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। और धन विधेयक तथा वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। और कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अनुमति के बिना वो अधिनियम नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि 3 प्रकार के आपके विधेयक होते हैं, एक होता है साधारण विधेयक और दूसरा होता है वित्त विधेयक और धन विधेयक। तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो साधारण विधेयक है वो पहले किसी भी संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। लेकिन वित्त विधेयक जो होता है और धन विधेयक, ऐसे याद कर सकते हो कि जो पैसे से रिलेटेड जो विधेयक होते हैं वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं सांसद विधायक जो भी चुने जाते हैं, ये सब जाते हैं कहाँ पे, ये जाते हैं लोकसभा में, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोकसभा को लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनकी सभा कहा जाता है लोकसभा को, ठीक है। और जो कि राज्यों में जो इसी तरह का जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो करते हैं राज्य विधानमंडल के, जो भी विधानमंडल के जो भी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है। विधानसभा याद रखिएगा, ठीक है। विधानसभा में जो यहाँ से निर्वाचित जो विधायक सांसद होते हैं तो वो भी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं जाके के विधानमंडल में, ठीक है। क्योंकि जनता डायरेक्ट जाकर के तो कानून नहीं बना सकती है, न डायरेक्ट जनता अपना कोई निर्णय सुना सकती है। तो ये जनता के द्वारा जो चुने गए सांसद विधायक होते हैं यही जाके पार्लियामेंट में या विधानमंडल में जाते हैं और जनता की बात रखते हैं, जनता की मांग और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लें इसका प्रोसेस क्या होता है। कानून बनाने का प्रोसेस जो होता है ये 3 प्रकार के वाचन होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय वाचन में। इसमें होता क्या है कि जो सबसे पहले वाचन में क्या होता है कि कोई भी सदन है, जैसे बात करें अगर लोकसभा की, तो लोकसभा में सबसे पहले क्या होता है कि मंत्री जो होता है सदन में, यानी मंत्री की अनुमति से विधेयक सदन में पेश किया जाता है। सबसे पहले जो वाचन में क्या होता है कि मंत्री के द्वारा सदन में विधेयक पेश किया जाता है। फिर दूसरे वाचन में क्या होता है, उस विधेयक पर विचार विमर्श होता है, ठीक है। उसी विधेयक पर विचार विमर्श करेंगे, जैसे आप लोग देखते होंगे लोकसभा राज्यसभा न्यूज चैनल कभी खोलना, उसमें देखना कि किस तरह से विचार विमर्श होता है सांसदों के बीच में। फिर तृतीय वाचन में क्या होता है कि समान विचार विमर्श के बाद विधेयक सदन के द्वारा पारित कर दिया जाता है, ठीक है। तृतीय वाचन में क्या होता है, उस विचार विमर्श हो जाने के बाद उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। फिर वो अगले नेक्स्ट जो होता है सदन उसमें चला जाता है, जैसे लोकसभा से पारित हो गया तो राज्यसभा में चला जाएगा। और फिर सेम प्रोसेस यही जो होता है प्रोसेस ये राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। वहाँ भी पहले पेश किया जाता है, उसके बाद विचार विमर्श होता है और उसके बाद पारित किया जाता है, ठीक है। और जब पारित हो जाता है तो वहाँ से चला जाता है राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये कानून सही बना है तो राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर कर देता है, और जिस दिन से राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है कानून उसी दिन से पारित मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को कहीं भी ऐसा लगता है कि कानून सही नहीं बना है, कुछ भी ऐसा कमी लगता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको वापस भेज सकता है सदन में कि दोबारा इस पर विचार विमर्श लाया जाए, इसमें जो भी कमी है उसको वापस इसमें कमी सुधारी जाए, ठीक है। और यही सेम प्रोसेस होता है राज्यों की विधान परिषद में, ठीक है। राज्यों के विधानमंडल में ये सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये एक बात और याद रखिएगा कि जो भी कानून जो भी संसद सदनों के द्वारा पारित किया जाता है, जो विधेयक पारित किया जाता है, तो ये सभी के द्वारा ये एक मत से पारित होना चाहिए, ठीक है। यानी सभी जो भी सदस्य उनकी सहमति होना चाहिए, ठीक है। 2/3 बहुमत से ये सदन पारित, ये जो विधेयक होते हैं ये हर एक सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर कोई भी विधेयक 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता है तो फिर उसको आगे नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, वो पारित नहीं माना जाएगा, ठीक है। और ऐसे वो कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, आप लोग ऐसा करिएगा, इनका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, और अभी भी कुछ अगर छूट गया होगा तो आप लोग चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। अभी भी अगर कुछ छूट गया होगा तो आप उसको पढ़ लेना, जाके समझ लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए फिर आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।